हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है मैंने, इसी चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्रम से आप लोग देख सकते हैं। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज पहले नहीं हुई थी। ये 19वीं दशक की बात की जा रही है कि 19वीं दशक में ये सब कुछ विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में खोज हुई। उसके पहले विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में कोई जानता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, वैज्ञानिक नई चीजों को सोचते हैं, नई चीजों को देखते हैं, नई चीजों की खोज करने में, अपने तथ्य में जुटाने में लगे रहते हैं। इसी क्रम में 1850 से ये कहानी शुरू होता है और 1870 तक में विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में जानकारी मिलती है। मैं आपको आपके दैनिक जीवन से एक उदाहरण लेकर चलता हूं कि एक लोहा ले लो। जैसे आप लोहार के कभी जाएं जो लोहे का सामान बनाता है, और उसको देखें कि लोहे को जब गर्म करते हैं, अत्यधिक टेम्परेचर पर गर्म होता है और वो लाल हो जाता है, बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है। और जब उस लोहे को बाहर निकालोगे भट्ठी से, तो वहां से ऊष्मा लौ के रूप में बाहर निकलता है, एकदम तरंग के रूप में हमें दिखाई देता है। आप लोग वैसे दूर से देखोगे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब उसके नजदीक में जाकर देखेंगे तो वास्तव में सही है, उसमें जो लौ है वो बाहर निकलता है, कहीं ना कहीं एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वो बाहर निकलता है। ऐसे ही सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरण है वो भी तरंग के रूप में कहीं ना कहीं, है ना, सूर्य से निकल करके हमारे यहां तक पहुंच पा रही है। सूर्य का प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम अवधारणा लिया गया कि किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो वो तो ऊष्मा लेता है, या तो उसको हम, है ना, गर्म करने के बाद देखते हैं तो वो उस ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। तो या तो ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है या उस ऊष्मा ग्रहण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तरंग हमें नजर आता है। इस चीज को, है ना, तथ्यों को जानने समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना प्रयोग दिया। लेकिन 1870 में, कब, 1870 में जो मैक्स वेल है, इन्होंने अपना प्रायोगिक बहुत अच्छे तरीके से, मैक्स वेल, ठीक है, उन्होंने बताया कि यदि कोई विकिरण है ना, या तो उत्सर्जित हो रहा कहीं से, वो जो उत्सर्जित होता है तो वो विकिरण किस कारण से होता है, वो त्वरित आवेश के कारण होता है। त्वरित आवेश के कारण होता है। किसके कारण? त्वरित आवेश के कारण वहां से विकिरण उत्पन्न हो रही है। त्वरित आवेश के कारण। त्वरित आवेश का मतलब हम सब जानते हैं कि दुनिया का कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ कहीं ना कहीं परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, जो आवेश है, वो जब त्वरित गति करता है तो कहीं ना कहीं त्वरित गति के कारण, है ना भाई, देखो, या तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया होगा, या तो लिया है तो दे रहा होगा एनर्जी। दो ही चीज तो कर सकता है, या तो वो ऊष्मा को अवशोषित कर रहा होगा, या तो वो ऊष्मा को दे रहा होगा। मान के चलते हैं कि मान लीजिए वो एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी को देता है, तो वो भी कहीं ना कहीं वहां पे त्वरित आवेश की गति के कारण एनर्जी बाहर निकलती है। और वही जो एनर्जी है उसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। इसलिए कहा गया कि विद्युत चुंबकीय विकिरण है और ये तरंग की भांति आगे की ओर बढ़ती है। इसलिए बोला गया कि विद्युत चुंबकीय विकिरण एक तरंग की भांति व्यवहार दर्शाता है। तो देखो जरा, जेम्स मैक्सवेल ने सबसे पहले आवेशित पिंडों के बीच अन्योन्य क्रियाओं का स्थूल स्तर पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के व्यवहार की व्याख्या की। कि कोई पिंड है, अन्योन्य क्रिया करते हैं, आवेशित का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है या तो किसी को दे रहा है, तो वो आवेशित है। आवेशित मतलब उसमें आवेश उत्पन्न हुआ है। जब वो आवेश त्वरित गति करते हैं, लगातार उनके वेग में बदलाव आता है, इधर उधर गति करते हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज होता है, विकिरण निकलती है। और वो विकिरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के, है ना, व्यवहार को दर्शाता है। विद्युत क्षेत्र इस तरीके से है तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, और एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं, जिस दिशा में जाते हैं उसके भी लंबवत होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं बच्चों, ये आपके तरंग संचरण का दिशा है,
ठीक, ये आपके तरंग संचरण का दिशा है और यहां पर इस तरीके से एक प्लेट है, ये तरंग संचरण दिशा है। इस प्लेट में मान लीजिए एक प्लेट है, उसमें आपका विद्युत क्षेत्र जा रहा है और एक प्लेट ऐसा है इसके लंबवत, ऐसा ऐसे कंपन करती हुई, मतलब एक ऐसे ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसे ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा है। डायग्राम को समझिएगा, इस डायग्राम को लोग समझ नहीं पाते हैं बाबूजी, इस डायग्राम को लोग समझ नहीं पाते हैं। देखो जरा, देखो मैं ये कहता हूं कि ये वाला आगे की ओर जा रहा है, ये वाला ये तरंग संचरण की दिशा है, ओके सर। इसमें एक प्लेट ऐसा है जो क्षैतिज है, ऐसा ऐसा है, क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर नहीं है, जो क्षैतिज है वो क्षैतिज, जो आपको ये कलर दिख रहा है ना, ये कलर दिख रहा है, ये कलर मान के चलता हूं ऐसा कलर है, ऐसा है, तो इस तरीके से कंपन करते हुए विद्युत क्षेत्र आगे की ओर बढ़ रहा। या मान लीजिए आपका ये प्लेट जो है, कोई भी एक प्लेट ले लो जो कि ऐसा है ना, इस तरीके से उसमें ऐसे ऐसे कंपन करते हुए एक तरंग जा रही है। एक प्लेट ऐसा है, इस तरीके से कंपन करती हुई जा रही है, तो जो अक्ष है उसके लंबवत है ना, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं, साथ में तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। भाई तरंग संचरण का दिशा ऐसा हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए एक इस तरीके से तल है, इस तल में इस तरीके से कंपन करते हुए इसके लंबवत ही जा रहा है। एक इस तरीके से तल है, ये जैसे तल है, इसमें इस तरीके से कंपन करते हुए आगे की ओर जा रहा है ना। इस चीज की उन्होंने व्याख्या की कि उन्होंने सुझाव दिया कि विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित गति कराया जाता है तो एकांतर, मतलब एक के बाद एक भैया, एक विद्युत क्षेत्र फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है एकांतर क्रम में। यह क्षेत्र विद्युत और चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। क्लियर? देखो एग्जाम में आएगा, कितना लिखना है वो चीज हम यहां पर सबसे बढ़िया देते हैं आपको, ठीक है। समझ में आ गया बाबूजी? ये डायग्राम आप लोगों की बुक में भी है कि जरा ध्यान देना, डायग्राम में आप लोग थोड़ा सा गौर करिएगा। ये मान लीजिए आपका बोल रहा है बाई अक्ष, कौन सा बाई अक्ष है भाई? ये जेड अक्ष है, ठीक है। और दो तल है, क्या है? दो तल। जैसे मान लीजिए आपका विद्युत क्षेत्र कंपन करते हुए और एक चुंबकीय क्षेत्र, तो एक तल आपका ये वाला तल हो जाएगा, ये तल, ये ऐसा तल नजर आ रहा है, उसमें इस तरीके से कंपन, मान लीजिए क्षैतिज है ना, और एक तल ऐसा है, खड़ा है तल, एक तल खड़ा है, उसमें इस तरीके से कंपन करते हुए आगे की ओर चलता है, ठीक। चलिए, इससे कुछ अवधारणाएं निकली। क्या क्या अवधारणाएं निकली? देखिएगा, एग्जाम में लिखने के लिए आता है, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति के बारे में अवधारणाओं को समझाओ। देखो, दोलायमान आवेशित कणों द्वारा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र ऐसा है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, या चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है तो विद्युत क्षेत्र ऐसा है, एक दूसरे के लंबवत है। और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत, जिस दिशा में जा रहा है उसके भी लंबवत गति करते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि अथवा जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना, मतलब बिना माध्यम के आगे की ओर बढ़ते, जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण बिना किसी माध्यम के हमारे यहां तक पहुंच जाती है, ठीक। चलिए, इससे स्पष्ट हुआ कि विद्युत चुंबकीय विकिरण कई प्रकार के होते हैं, जिससे तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति एक दूसरे के भिन्न भिन्न होते हैं। उन्होंने प्रायोगिक अध्ययन करा, और प्रायोगिक अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा कि इसमें एक ही प्रकार के किरण नहीं है, बल्कि इसमें मिश्रित कई प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण है। और उनको तरंगदैर्ध्य क्या भाई, किसी का तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, किसी का तरंग, एक तरंग थोड़ी ना निकल रहा है, हजारों लाखों तरंग वहां से निकल रहे हैं, तो किसी का तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, किसी की आवृत्ति ज्यादा है। आवृत्ति क्या कहलाती है सर? आवृत्ति क्या कहलाती है? देखो, मान लीजिए कोई तरंग इस तरीके से कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, तो एक सेकेंड में कितने बार कंपन करता है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो सबकी आवृत्ति अलग अलग हो सकती है, किसी का आवृत्ति कम है, किसी का आवृत्ति ज्यादा है, तो आवृत्ति के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। आवृत्ति के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है, वो हम बताएंगे कि कैसे आपको याद करना है। तो इससे उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि तरंगदैर्ध्य के आधार पर हम इनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अलग अलग भागों में कैसे बांट सकते हैं? तो आप लोगों को यह डायग्राम आपकी एनसीईआरटी से उठाया गया डायग्राम है, देखो जरा, कि बोला गया भाई आवृत्ति के आधार पर, जैसे मान लीजिए इंफ्रारेड, मतलब 10 के घात 12, देखिए जरा, ये इंफ्रारेड हो गया, ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट हो गया, अवरक्त किरण हो गया, 10 घात 18 हर्ट्ज है तो एक्स किरण हो गया, है ना। 10 घात 10 से लगभग सूक्ष्म तरंग के तरंगदैर्ध्य की बात हो जाती है। 10 घात 6 है बच्चों, 10 घात 6 है तो रेडियो तरंगदैर्ध्य के मतलब आवृत्ति के आधार पर, ठीक है। ऐसे ही आपका बाई किरण, है ना,
एक्स किरण, ठीक है, रेडियो तरंग 10 घाते 2 है तो रेडियो तरंग माना गया। तो उनके आवृत्ति के आधार पर किस तरीके से कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, कितने समय में कितना कंपन कर रहा है उसकी आवृत्ति है। इकाई समय में जितनी कंपन करेंगे उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो ये डायग्राम ये बताता है आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में। जैसे देखिएगा, पहला जो आप लोगों को याद रखना है, जो आपको याद ही रखना है, समझिएगा याद ही रखना है, रेडियो आवृत्ति की जो यदि हम बात करें हर्ट्ज में तो 10 घाते 6 हर्ट्ज होता है और इसका उपयोग प्रसारण में किया जाता है ना। प्रसारण का मतलब जैसे आप लोग टेलीविजन में प्रसारण देख रहे हो। यदि प्यारे बच्चों हम सूक्ष्म तरंग की बात करें तो 10 घाते 2 हर्ट्ज है। सूक्ष्म तरंग 10 घाते 2 हर्ट्ज है। डायग्राम में देख लो, सूक्ष्म तरंग ये आपका लंबित रेडियो तरंग है ना, सूक्ष्म तरंग है, ठीक है। रेडियो तरंग 10 घाते 6 है और सूक्ष्म तरंग आपका 10 घाते 2 है, ठीक है। इनका उपयोग हम रडार में करते हैं, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग रडार में। अब देखो अवरक्त इंफ्रारेड, ठीक है, इसका उपयोग लगभग हम क्या करते हैं, गर्म करने के लिए, पदार्थों को गर्म करने के लिए वेब ओवन में हम करते हैं। पराबैंगनी तरंग जिसका हर्ट्ज 10 घाते 16 है, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश के विकिरण के का एक भाग होता है, लगभग 10 घाते 15 हर्ट्ज से थोड़े से क्षेत्र में दृश्य प्रकाश का कहलाता है। दृश्य प्रकाश देखो जरा कहां पे है, दृश्य प्रकाश यहाँ पे, ये आपका देखो ये दृश्य प्रकाश है इंफ्रारेड, ठीक है। चलो, केवल यही वह क्षेत्र है जहां हमारी आंखें देख सकती है, मतलब इंफ्रारेड को हम अपने आंखों से देख सकते हैं दृश्य क्षेत्र के अंतर्गत, बाकी अन्य को हम नहीं देख सकते। तो ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना बाबूजी, इसको आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ओके, क्लियर। चलिए, इसके बाद थोड़ा बहुत और भी है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार की मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक निश्चित समय में कितना आवृत्ति कितना कंपन करता है उसको दर्शाने के लिए हम आवृत्ति का प्रयोग करते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्ति का प्रयोग करते हैं। और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति क्या है, इकाई सेकेंड में, 1 सेकेंड में तरंग द्वारा कंपन की गई कुल संख्या, यानी इकाई समय में कितने बार कंपन करती है उसकी आवृत्ति दर्शाती है। अच्छा, तरंगों के 2 क्रमागत सुरंग या 2 क्रमागत गर्त के बीच की जो दूरी है वो आपकी तरंगदैर्घ्य जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला आपका सुरंग होता है, अधिकतम ऊंचाई सुरंग है और किसी तरंग की अधिकतम गहराई गर्त है। देखो कंपन करती हुई सुरंग गर्त के रूप में आगे बढ़ते हैं। ऊपर जो आपका सुरंग कहलाता है, नीचे गर्त। किसी भी तरंग की अधिकतम ऊंचाई सुरंग कहलाती है, अक्ष से अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई गर्त। 2 क्रमागत सुरंग या 2 क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी है तरंगदैर्घ्य है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक बार कंपन करने में जितना दूरी तय करता है, जैसे यहां से शुरू किया और यहां तक आने में जितना दूरी तय करेगा वो उसका तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तरंगदैर्घ्य। एक कंपन करने में जितना दूरी तय करता है वो उसका तरंगदैर्घ्य है। या प्यारे बच्चों 2 क्रमागत सुरंग या 2 क्रमागत गर्त के बीच की दूरी उसकी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। क्लियर। चलिए, तो यहां पर इतना पॉइंट आप लोगों को तैयार कर लेना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम कोशिश ये करते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक रहे, आपको हम उतना कराएं जितना आप लोग एग्जाम में लिख पाओ और आपको बढ़िया नंबर मिल जाए। तो आप लोग भी लिख लिया करो, और जो बच्चा हमसे नोट्स लेना चाहता है, शिव सर से नोट्स लेना चाहता है, तो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आप लोग लिख सकते हैं 9685 29 91 49। हाँ भैया, नोट्स के लिए एक छोटा सा चार्ज लगता है, बाकी आपको ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। ठीक, यहां से एक चीज और आप लोग समझो कि प्रकाश के वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध होता है। देखो जरा, c बराबर होगा न्यू लैम्डा, जहां c क्या है बच्चों, c प्रकाश का वेग है, c प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये आपका न्यू क्या है, आवृत्ति है बच्चों, क्या है, आवृत्ति है, ठीक है, आवृत्ति है। और ये आपका तरंगदैर्घ्य है, क्या है, तरंगदैर्घ्य है, क्या है, तरंगदैर्घ्य। अच्छा, न्यू बार को हम तरंग संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग संख्या कहते हैं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ सकता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों को संबंध कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी आप लोगों को नोट कर लेना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।